ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। आ जाइए सारे के सारे बच्चे। चलिए, तो सबसे पहले तो काफ़ी दिनों से YouTube पे बहुत कुछ चल रहा है और चलता भी रहेगा, और मैंने तो आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि एग्ज़ाम होगा और अभी आपको पता चल ही गया होगा। तो रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कुछ रह गया था, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारा APA और MLA। ठीक है, आज मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा। वेबसाइट का नाम है keydifference.com और मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। नहीं, अब शाम को हर रोज़ 5 बजे क्लास चलेगी। ठीक है, मैं काफ़ी दिनों से खुद ही चीज़ें मुझसे सही नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी ये टाइम फिक्स कर दिया है, तो एक दिन कॉमर्स और मैनेजमेंट की और एक दिन पेपर 1 की, हर रोज़ चलेगी। ठीक है, अब हमारे पास एक APA और MLA की बात हो रही है। यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है और उम्मीद है कि शायद आज से भी, मतलब इस बार भी सवाल पूछा जाएगा APA और MLA फॉर्मेट। तो सबसे पहली चीज़ तो कि APA और MLA का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। अरे कोट वोट कुछ नहीं होता, जब नीट दोबारा नहीं हो रहा तो हमारे वाला क्या ही फर्क पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो, तुम्हारा एग्जाम होगा और वो डेट भी फाइनल हो चुकी है और एग्जाम आने वाला है 1 महीने के बाद। तो पढ़ लीजिए जितना भी टाइम आपके पास है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के एंड में आप लोगों को सारे रेफरेंसेस देने होते हैं। रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि आपको ये बताना होता है, आपको ये समझाना होता है कि आपने कौन कौन सी जो बुक्स हैं या कौन कौन से आपने आर्टिकल हैं उसको क्या किया है, ऐड किया है। अब उन आर्टिकल्स को लिखने का, उनको किस तरीके से लिखोगे, उसका एक रेफरेंस स्टाइल होता है जो हमारे पास है APA और MLA। सबसे पहली चीज जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो क्या है, वो है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखो, MLA का मतलब क्या हुआ, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। फुल फॉर्म क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, जो कि नॉर्मली ह्यूमैनिटीज और लिबरल आर्ट्स, मतलब ये आजकल जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें MLA यूज किया जाता है। और जो APA होता है वो ज्यादातर कहां पर यूज किया जाता है, बिहेवियरल और सोशल साइंस। APA को याद करने का तरीका क्या है, एब्स, ABS, वो 6 पैक एब्स बनाते हैं ना, तो B से बिहेवियरल और S से सोशल साइंस। ठीक है जी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो APA है उसको ज्यादातर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो साइकोलॉजी है तो बिहेवियर से रिलेटेड होगा, सोशल साइंस से रिलेटेड होगा। और APA को कैसे याद रख सकते हो आप, ABS, एब से याद रख सकते हो, एब से याद रख सकते हो। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद देखो, आपने एक चीज याद रखनी है, जो MLA है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। MLA कौन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इनको थोड़ी ज्यादा इज्जत चाहिए होता है, इनको थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए होती है। ठीक है जी, ये वो लोग होते हैं जिनको ज्यादा इज्जत चाहिए होती है, जिनको ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए होती है। अब बोलोगे सर इसका लेना देना क्या है, वो भी समझाता हूं। मीनिंग समझ आ गया, सेक्शंस। अब जो MLA है उसके अंदर एक बॉडी पैराग्राफ्स होती है और वर्क साइटेड होता है। अब MLA क्या करता है, सर MLA तो काम करता है ना। MLA क्या करता है, MLA काम करता है, MLA तो काम करता है। तो वहां से आप क्या याद रख सकते हो कि इसके अंदर जो भी आप मेंशन करते हो वो वर्क साइट करेगा, और जो काम करेगा तो उससे उसकी बॉडी बनेगी। ठीक है, MLA की। तो इसके अंदर बेसिकली बॉडी और बॉडी के पैराग्राफ होते हैं और वर्क साइटेड होता है। और आपको पता है कि ये लोग कम बोलते हैं, बोलते कम है, मतलब काम तक काम मतलब रखने वाला है, तो इस वजह से। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप जाते हो ना, तो APA के अंदर पुराना स्टाइल है। APA में वही पुराना, जैसे मैनुअल सिस्टम है, तो सब कुछ टाइटल होगा, अब्स्ट्रैक्ट होगा, बॉडी पैराग्राफ होगा और लिस्ट ऑफ रेफरेंस होगा। अगर आपको याद हो तो इस पर्टिकुलर
इस लाइन से आपको 2023 में सवाल पूछा गया था। इस पर्टिकुलर लाइन से ये 5 चीजें लिखी हुई थी और आपको बोला गया था कि इसको सीक्वेंस में लगाओ, इसको सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है जी। तो यहां पर क्या आ गया, वर्क साइटेड हो गया, और यहां पर क्या हो गया, टाइटल पेज है, मतलब इसके सेक्शंस, बॉडी पैराग्राफ होता है, वर्क साइटेड होता है, यहां पर टाइटल पेज, अब्स्ट्रैक्ट होता है, बॉडी पैराग्राफ होता है, और लिस्ट ऑफ रेफरेंस होता है। उसके बाद टाइटल, एज देयर इज नो स्पेसिफिक टाइटल, द टाइटल इज मेंशन्ड ऑन द वेरी फर्स्ट पेज। अभी अगर आप देखो तो यहां पर तो सीधी शुरुआत कहां से हो रही है, शुरुआत हो रही है बॉडी पैराग्राफ से, तो इस वजह से इसका कोई एज सच टाइटल पेज नहीं होता है। जो फ्रंट पेज होता है उसी पे इसका टाइटल लिखा हुआ होता है, जो फ्रंट पेज होता है उसी पे इसका क्या होता है, टाइटल पेज होता है, या वहीं पर क्या लिखा हुआ होता है, टाइटल लिखा हुआ होता है। लेकिन इसमें एक टाइटल पेज होता है, पुराना स्टाइल है, बताया हुआ ना, एपीए पुराना स्टाइल है, तो पुराने स्टाइल की वजह से वो मैनुअल, मतलब मैनुअल में ज्यादा चीजें होती हैं, ऐसे याद रखो। करंट जो आप ई कॉमर्स वाली फॉर्म में आ जाते हो ना, तो वहां पर चीजें कम होती हैं, इस वजह से यहां पर टाइटल पे ऑथर का नाम है और उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब उसने कहां पर रिसर्च की है, कहां पर वो उसको सबमिट कर रहा है, ये चीज वो कहां पर बताता है, वो यहां पर टाइटल पेज पे बता देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट ये वाला है जो इसको याद रखने का तरीका है। यहां पर देखो, यहां पर एपीए में ऑथर, उसके बाद डेट, पहले क्या आता है, ऑथर का नाम आता है, उसके बाद डेट आता है। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, मतलब एमएलए वालों के केस में हम डेट का इस्तेमाल नहीं करते, ऑथर का लास्ट नेम विद पेज नंबर, फॉर इंस्टेंस जैसे मार्शल और पेज नंबर। मतलब आप सोचो कि जो एमएलए है वो कभी चाहेगा कि उसकी डेट पता चले, डेट ऑफ बर्थ पता चले, कि भैया मेरी उम्र का किसी को ना पता चले, तो इस वजह से यहां पर डेट नहीं आती, जो कि सबसे बड़ा ट्रिक है इसको याद करने का। यहां पर कभी भी डेट नहीं मेंशन की जाती है, यहां पर ऑथर का लास्ट नेम, और एमएलए क्या कहते हैं, हम सरनेम से जीते हैं। एमएलए क्या बोलते हैं कि हमारा सरनेम सबसे पहले आना चाहिए, तो यहां पर ऑथर का जो लास्ट नेम आता है उसके साथ पेज नंबर लिखा हुआ आता है। क्यों? क्योंकि एमएलए क्या चाहता है कि मेरी एज के बारे में किसी को ना पता चले, लेकिन यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑथर का लास्ट नेम आएगा, फिर उसका ईयर आएगा और फिर पेज नंबर आएगा। जैसे इंस्टांस मार्शल, मतलब सेम, यहां पर मार्शल के बाद पेज नंबर 44 है, यहां पर बीच में 1982 है। जहां पर भी ईयर लिखा हुआ आ गया, याद रखिए, जहां पर भी ईयर लिखा हुआ आ गया बेटा, सीधी सी बात है, एपीए स्टाइल है। याद रखने का तरीका है, जहां पर भी ईयर लिखा हुआ आ गया, जहां पर भी ईयर लिखा हुआ आ गया, तो आपने समझ लेना है कि ये एपीए स्टाइल की है, क्योंकि ईयर सिर्फ और सिर्फ एपीए में होता है, एमएलए में नहीं होता। मॉडर्न टाइम में हम ईयर मेंशन नहीं करते। पहले तो यार ऐसे नहीं, थोड़ा सा क्लास में रौनक दिखाओ, काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है, तो थोड़ा कमेंट वमेंट करो, थोड़ा लाइक वाइक भेजो, ऐसे नहीं चलेगा। देखो मैं शुरू कर रहा हूं ना, मुझे भी पता ब्रेक हो गया है, लेकिन उसमें आपने पढ़ लिया होगा, कल से आप लोगों के लिए और भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें शुरू कर रहा हूं। अभी तो टेस्ट पास भी आ गया आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम से पहले कॉमर्स मैनेजमेंट पेपर 1 का तो आ गया है। मेरी एप्लीकेशन में जाओ, टेस्ट पास है उसको परचेस कर लो, 39 रुपीज़ का है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। 60-70 का तो आप बर्गर ही खा जाते हो। उसके अंदर आपको 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे पेपर 1 के, और वो भी अच्छे मॉक हैं, उनकी प्रैक्टिस करो, और उसी के मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। मतलब अगर आपका कोई घर में भाई बहन कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, वो भी उसी में लगा लेगा, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, सीटेट, केवीएस, पीडीजीटी, पीच, सब आ जाएगा। समझ रहे हो ना, 40 रुपए में सारे टेस्ट आपके लिए ओपन कर दिए हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है 1 साल के लिए, राइट। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट, डायरेक्ट कोट विद ऑथर नेम इन साइटेशन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ईयर पेज। अब देखो फिर सेम वही बात आ गई, जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर, उसके बाद सिर्फ कोटेशन है क्योंकि एमएलए है, लेकिन यहां पर आपको अकॉर्डिंग टू द ऑथर ईयर लिखना ही पड़ेगा। एपीए में फिर से बार बार वही बात बोल रहा हूं कि यहां पर ईयर आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। अरे दोनों पेपर नहीं बेटा, उसमें सब कुछ ही मिल जाएगा, उसमें जितने भी दुनिया भर के पेपर हुए हैं, जितने उसमें अपडेट हैं, वो सारे मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना, वो सब्सक्रिप्शन की तरह है, वो टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन है एक तरीके से, 40 रुपए में। यूपीएससी भी है, एसएससी भी है, यूजीसी नेट भी है, सीएसआईआर भी है, सब कुछ ही है, जाके ले लो फटाफट। 1 साल तक की वैलिडिटी है। सोच रहे हो महीने के कितने रुपए, 3 रुपए हो गए महीने के 3 रुपए हो गए, इतने सारे टेस्ट उसमें आपको मिल रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ,
ऑथर्स लास्ट नेम ईयर। अगर आप ध्यान से सब जगह पे देख रहे हो ना, तो एक बड़ा डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसे स्टेटमेंट है ऑथर्स लास्ट नेम पेज नंबर, ऑथर्स लास्ट नेम ईयर। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से देखते हो, इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखते हो, यहां पर सेपरेट इसको क्या कर रहा है, ईयर याद कर रहा है, यहां पर सेपरेट क्या कर रहा है, ईयर कर रहा है, और यहां पर क्या कर रहा है, सेपरेट ईयर याद कर। बोलो, उसमें ऊपर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ऊपर यूजीसी नेट लिखो आ जाएगा। अभी उसमें कॉमर्स मैनेजमेंट के भी लेके आएंगे और सब्जेक्ट्स भी आएंगे। फिलहाल पेपर 1 आ गया है, 20 पेपर हैं, टेस्ट लगा लीजिए। तो देख पा रहे हो, तो भाई याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है एमएलए, नो ईयर और एपीए, ईयर एवरीवेयर, ईयर एवरीवेयर। हर जगह पर आपको ईयर देखने को मिल रहा है। यहां पर भी ईयर मेंशन किया गया, यहां पर भी ईयर मेंशन किया गया, यहां पर भी ईयर मेंशन किया गया। ठीक है जी, आगे अब देखो यहां पर आता है वर्क साइटेड। ये मैंने आपको पहले बताया था। एमएलए, आप एमएलए के पास गए, आपने बोला एमएलए को किसी का रेफरेंस दे दो। एमएलए तो मैं बोला भैया मेरे होते हुए किसी और का रेफरेंस, तो एमएलए रेफरेंस नहीं देता, एमएलए का तो रेफरेंस दिया जाता है। तो याद रखिएगा, एमएलए का रेफरेंस नहीं होता है, एमएलए का तो काम बोलता है। एपीए में रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, एपीए को रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो जो भी आपका सोर्स पेज होता है ना, जहां से भी आपने कंटेंट लिया है, जो भी आपका सोर्स पेज है, उसको एमएलए के हिसाब से वर्क साइटेड बोला जाता है और एपीए के हिसाब से रेफरेंस। एमएलए में रेफरेंस की क्या जरूरत है भैया, एमएलए तो खुद रेफरेंस है, एमएलए तो खुद रेफरेंस है ना, इस वजह से। तो इस वजह से दूसरा, ऑथर्स लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, ऑथर्स लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। अब देखो लास्ट दोनों में शुरुआत में तो लास्ट नेम आता है, उसके बाद फुल नेम आता है, लेकिन यहां पर भी एक दिक्कत है। ऑथर्स लास्ट नेम इज रिटन एंड द फर्स्ट नेम इज रिड्यूस टू इनिशियल। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक एमएलए का नाम बलवान सिंह है, ठीक है जी, बलवान सिंह है, तो वो क्या चाहेगा कि मेरा सरनेम तो चाहे आ जाए, सरनेम तो आ जाए, पूरा आना चाहिए, चाहे पहले लिख दो पूरा आना चाहिए। तो यहां पर एमएलए के केस में सरनेम और मेन नेम दोनों पूरे आते हैं। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर आप कैसे लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे सिंह कॉमा बलवान, मतलब सरनेम पहले आएगा उसके बाद बलवान आएगा। लेकिन यहां पर पता क्या हो जाता है, यहां पर सिंह तो पूरा आएगा, लेकिन कॉमे के बाद सिर्फ बी लिख दोगे। एमएलए चाहेगा कि उसका नाम छोटा कर दिया जाए? ना जी ना, एमएलए कभी नहीं चाहता, एमएलए कभी नहीं चाहता, एमएलए कभी नहीं चाहता कि उसका नाम छोटा हो। तो एमएलए के केस में लास्ट नेम और फर्स्ट नेम पूरा आता है, सरनेम पहले आएगा, मेन नेम बाद में आएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम एपीए की बात करें तो एपीए में नाम को छोटा कर दिया जाता है, पुराना तरीका है इस वजह से, पुराना तरीका है इस वजह से छोटा कर दिया जाता है। क्लियर है जी, तो इसको याद रखना। और कैपिटलाइजेशन, द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द टाइटल आर कैपिटलाइज्ड एंड टाइटल इज अंडरलाइंड। द फर्स्ट लेटर ऑफ टाइटल, सब टाइटल एंड प्रॉपर नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड एंड द टाइटल इज रिटन इन इटैलिक। अब सोचो, तुम किसी टर्म को इटैलिक में लिखोगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, या उसको अंडरलाइन करोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? सर, जब हम किसी चीज को अंडरलाइन करेंगे, जब हम किसी चीज को अंडरलाइन करेंगे तब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पर एमएलए के केस में फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स होते हैं, एमएलए बोलता है भैया हमें इज्जत चाहिए, हमें हर लेटर बड़ा चाहिए, तो हर लेटर बड़ा रहेगा, उसके साथ साथ जो टाइटल होगा उसको अंडरलाइन, भैया अब हमको चाहिए इज्जत, अब हमको चाहिए इज्जत, तो अंडरलाइन करेगा। तो एपीए उसके ऑपोजिट हो जाएगा। एपीए के अंदर फर्स्ट लेटर ऑफ टाइटल, सब टाइटल और प्रॉपर नाउन का हो जाएगा, और जो टाइटल है उसको इटैलिक में कर दिया जाएगा, टेढ़ा कर दिया जाएगा, टेढ़ा कर दिया जाएगा। इस टॉपिक को याद करने का दूसरा तरीका ही नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमेशा मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को याद करने का दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। इस टॉपिक को आपने एमएलए के नाम से ही याद रखना है। अगर आपको एमएलए वाला फंडा ये समझ आया तो मुझे थम्स अप देके बताइए। अगर अब इससे क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर इससे सवाल आता है तो आपका सवाल है वो गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट से सारे के सारे बच्चे मुझे इसका जवाब दीजिए।
ठीक है जी। कैसे याद रखना है? सिर्फ एमएलए से याद रखना है। एमएलए को इज्जत चाहिए, एमएलए अपना ईयर नहीं बताता है, एमएलए में टाइटल को अंडरलाइन किया जाता है, एमएलए को काम को वर्क साइटेड बोला जाता है, एमएलए के अंदर रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती। बस वही सारे पॉइंट है। एक मेन जो पॉइंट सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करता है, जो इसका की पॉइंट है, वो क्या है? ईयर। ईयर, यहां पर ईयर होगा हमेशा, यहां पर हमेशा ईयर रहेगा और यहां पर नो ईयर, क्योंकि एमएलए नहीं चाहता कि उसकी उम्र किसी को पता चले। बताइए, इस तरीके से क्या कर सकते हो? आप इसको याद कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको अपने दिमाग में बिठा सकते हो। अरे बोलो ना, समझ में आया? अरे बोलो ना। क्लियर है जी? तो ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो मुझे आप लोगों को पढ़ाना था, पहले रह गया था। इसके बाद इससे ही मिलते जुलते टॉपिक है, वो मैं आपको करवाने वाला हूं। समझ आ गया तो एक बार थम्स अप देके बताइए फटाफट से। ओके जी, तो ये आप लोगों का टॉपिक है वो क्लियर होता है। ओके, तो ये फर्स्ट हुआ आपका। उसके बाद इसी के अंदर आता है एक ये साइट ना बहुत अच्छी साइट है, मतलब आपको किसी टर्म का डिफरेंस नहीं पता ना, फिर से मैं बता देता हूं, पैसे मैंने आपको बताया हुआ है। keydifference.com करके ना एक वेबसाइट है, इस पे ना सब टर्म्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये टर्म्स बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताता हूं, मैंने इस वेबसाइट को यूज करना 2014 से शुरू किया था, मतलब जब मैं खुद तैयारी करता था। इवन कि मेरी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए भी इस वेबसाइट ने बहुत हेल्प की थी, क्योंकि इसके अंदर सब चीजें हैं। अब एक और चीज इसी के अंदर आ गई। अब हमने डिफरेंस तो पढ़ लिया, अब हम ये भी देख लेते हैं कि सिमिलैरिटी क्या है ना? एमएलए और एपीए के बीच में सिमिलैरिटी क्या है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी? एपीए और एमएलए के बीच में सिमिलैरिटी क्या है? कि हाँ भाई, डिफरेंस तो हमने देख लिया, क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें सिमिलर है। सिमिलर तो हैं क्या? पहला, दोनों पे डबल स्पेस्ड होती है। द पेपर नीड्स टू बी डबल स्पेस्ड। जो पेपर होता है वो हमेशा डबल स्पेस होना चाहिए। दूसरा, जो फॉन्ट स्टाइल है वो हमेशा टाइम्स न्यू रोमन होता है, जिसका फॉन्ट साइज कितना होता है? 12 होता है। ये स्टैंडर्ड है, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, इसमें आपको सिर्फ इसके हिसाब से ही चलना होता है। देयर शुड बी 1 इंच मार्जिन फ्रॉम ईच साइड, मतलब चारों साइड से जो मार्जिन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 इंच का होना चाहिए। और लास्ट है, द लिस्ट ऑफ सोर्स यूज्ड इन अरेंज इन अल्फाबेटिकल मैनर एज द ऑथर्स लास्ट नेम। और जो जैसे बिब्लियोग्राफी होती है ना, वो अल्फाबेटिकली लगाई जाती है, लेकिन किस नेम के हिसाब से? सरनेम के हिसाब से। किसके हिसाब से लगाई जाती है? सरनेम के हिसाब से अल्फाबेटिकली लगाई जाती है। अल्फाबेटिकली लगाई जाती है, लेकिन उस अल्फाबेट्स के लिए भी हम सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे तलवीर सिंह है तो एस है उसको लिया जाएगा, जिसका सब जब मतलब सरनेम जो आता रहेगा उसके हिसाब से हम जो लेटर्स है उसको क्या करते रहेंगे? पिक करते रहेंगे, लेटर्स को पकड़ते रहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आता है ये वाला टॉपिक। आज रेफरेंसिंग स्टाइल वाला मैंने पढ़ाया नहीं था, तो आज मैं सारा आपको ये पढ़ा दूंगा। ये हमारे पास आता है एक रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। एक होता है रेफरेंस और एक होता है बिब्लियोग्राफी। देखो, बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिब्लियो? बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, मतलब बुक्स। बिब्लियोग्राफी मतलब किताबों की लिस्ट। जैसे बिब्लियोफाइल होता है ना, एक बंदा जिसको किताबों से बहुत प्यार होता है ना, तो वो उसको बिब्लियो, कुछ लोगों को बिब्लियोफोबिया होता है। एक सेकेंड, हाँ, जिनको किताबों से डर लगता है, आपको तो नहीं लगता। इसलिए तो हमारे पास दो चीजें होती है रिसर्च में, एक होता है रेफरेंस और एक होता है बिब्लियोग्राफी। एक होता है रेफरेंस और एक होता है बिब्लियोग्राफी। तो हम समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? सबसे पहले तो बिब्लियोग्राफी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो बिब्लियोग्राफी है, ये आपका बिब्लियोग्राफी है, इसी का पार्ट है वो रेफरेंस होता है। क्लियर है जी? क्योंकि जो रेफरेंस दिया जाता है वो असल में बिब्लियोग्राफी से ही दिया जाता है। जो रेफरेंस होता है वो कहां से निकल के आता है? वो बिब्लियोग्राफी से ही निकल के आता है। जो रेफरेंस होता है वो बिब्लियोग्राफी से ही निकल के आता है। इसलिए तो सबसे पहले
बिब्लियोग्राफी मतलब किताबों की लिस्ट। इट इज अबाउट लिस्टिंग ऑल द मटीरियल विच हैज बीन कंसल्टेड ड्यूरिंग द रिसर्च। मतलब ये बोल रहा है कि आपने अपनी रिसर्च करने के लिए जितनी भी किताबें, जितनी भी वेबसाइट, जितने भी रिसर्च जर्नल, जितनी भी चीजों को आपने रेफर किया, जितनी भी चीजों को आपने देखा, कंसल्ट किया, यहां पर वर्ड क्या है, कंसल्ट। यहां पर वर्ड क्या है, कंसल्ट किया है, मतलब उसमें नजर मारी है, वो क्या है, वो आपकी बिब्लियोग्राफी है। चाहे उसमें आपने एक पेज देखा, कुछ भी देखा, पहली बात। दूसरा, रेफरेंस का मतलब लिस्ट ऑफ सोर्सेज दैट हैज बीन रेफर्ड द रिसर्च वर्क। अब इन किताबों में से जिन चीजों को आपने रिसर्च के लिए रेफर किया, एक्चुअली में आपने रिसर्च के लिए, पर्पस के लिए पढ़ा। हो सकता है बिब्लियोग्राफी में तो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा हो, लेकिन जब चीजों को आप अब रिसर्च के अंदर मेंशन कर रहे हो, रिसर्च का पार्ट बना रहे हो, उसको क्या बोल दिया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल रेफरेंस। तो बिब्लियोग्राफी में प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों हो सकते हैं, लेकिन रेफरेंस क्योंकि आप ढूंढ रहे हो तो वो आपका हमेशा प्राइमरी सोर्स होता है, दैट इज ऑलवेज प्राइमरी सोर्स। दूसरा, अरेंजमेंट। बिब्लियोग्राफी को सिर्फ नंबर लगाया जाता है। किताबों की लिस्ट है तो लिस्ट को कैसे लगाएंगे सर, लिस्ट को तो नंबर दिया जाएगा। लिस्ट को क्या किया जाएगा, लिस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक नंबर दिया जाता है, लिस्ट को सिर्फ और सिर्फ नंबर दिया जाता है। लेकिन जब हम रेफरेंस की बात करते हैं तो पहले उनको नंबर भी लगाया जाता है, लेकिन नंबरिंग कैसे की जाती है, अल्फाबेटिकली, मतलब नाम जैसे होगा ABCDEF, इसके हिसाब से क्या किया जाता है, इनकी नंबरिंग की जाती है। ABCDF इसके हिसाब से इनकी क्या की जाती है, नंबरिंग की जाती है। देन आ जाता है इंक्लूड्स बोथ इन टेक्स्ट साइटेशन एंड अदर सोर्सेज दैट आर यूज्ड टू जनरेट आइडियाज। अब इसको ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि बिब्लियोग्राफी का पार्ट ही रेफरेंस होता है। तो बिब्लियोग्राफी में वो चीजें भी होती हैं जो आपने सोर्सेज को यूज किया है, और इन टेक्स्ट साइटेशन मतलब जो मेंशन किया गया वो भी तो बुक से ही लिया गया है ना, जो मेंशन किया गया है वो भी बुक से ही लिया गया है। इस वजह से यहां पर इन टेक्स्ट साइटेशन भी होते हैं और सोर्सेज भी होते हैं बाकी भी। लेकिन इसमें से जो इन टेक्स्ट साइटेशन जो आपने यूज करके अपनी रिसर्च में मेंशन किया है, जिसको आपने अपने प्रोजेक्ट में, जिसको आपने अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है, सिर्फ वो हिस्सा बनेगा किसका, रेफरेंस का। वो किसका हिस्सा बनेगा, वो हिस्सा बनेगा बेटा आप रेफरेंस का। ओके जी, नेक्स्ट, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट, अगर आप देखते हो ना तो इसमें एक पॉइंट है सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट। देखो, आप जब रिसर्च की रिपोर्ट, अपनी रिसर्च करते हो, रिसर्च रिपोर्ट बनाते हो, आपका थीसिस है, तो आपको वो प्रेजेंट करना पड़ता है ना। आपको क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है, फिर उस पर वो होता है, क्वेश्चनिंग होती है, काउंटर क्वेश्चनिंग होती है। तो अगर आप अपनी बात को प्रूव करना चाहो, अगर आप अपनी बात को प्रूव करना चाहो, अगर आप अपने सोर्स को, मतलब आप अपनी बात को प्रूव करना चाहो, तो उसके लिए आप अपने रेफरेंस को यूज कर सकते हो। मतलब आप अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए यू कैन यूज यूर साइटेशन या यू कैन यूज यूर रेफरेंस। क्यों, क्योंकि वो एक्चुअली रेफर किया गया है और उसको आपने रिसर्च में मेंशन किया है। तो जो चीज रिसर्च में मेंशन है वही तो आपका प्रूफ हुआ ना, वही तो सबूत हुआ, उसी के बेसिस पे तो रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन आप बिब्लियोग्राफी को अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज द बिब्लियोग्राफी। आप बोल दो इस किताब की ये लिस्ट है, तो बोलेंगे किताब की लिस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो वहां पर टीम बैठी होगी ना, तो वो आपको ये बोलेगी कि भैया हमें आपकी लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, आप हमें ये बताओ कि आप क्या कर रहे हो, आप कहां पर इस चीज को मेंशन किया है, इसलिए। और लास्ट है जो थीसिस और डिसर्टेशन होता है, वहां पर मोस्टली रेफरेंस होती है, बिब्लियोग्राफी नहीं होती है। लेकिन जो आपके नॉर्मल जो रिसर्च जर्नल पेपर्स होते हैं या फिर रिसर्च वर्क होता है, वहां पर आप बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल करते हो। वहां पर किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, वहां पर बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, ये चारों टॉपिक क्लियर है। एपीए स्टाइल और एमएलए स्टाइल में क्या डिफरेंस है, उसी तरीके से बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस स्टाइल में क्या डिफरेंस है। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं।
दो टॉपिक, साइटेशन और रेफरेंस। आगे आता है ये वाला, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं। पहला है फुटनोट और एक होता है एंड नोट। देखो फुटनोट क्या होता है, जो पैरों में होता है, और एंड नोट क्या होता है, जो चैप्टर। देखो दोनों का पर्पस सेम होता है। पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है कि आपने किसी चीज को मेंशन किया, जैसे सपोज करो फुटनोट ही है, इस पे स्टार लगा दिया या 1 2 3 लिख दिया। अगर इसको आपने यहां पे क्लियर कर दिया तो उसको फुटनोट बोला जाएगा, लेकिन अगर इसको आपने चैप्टर के एंड में मेंशन किया तो उसको आप एंड नोट बोल देते हो। जो फुटनोट होता है वो थोड़ा सा कम, उसमें कम एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन जो एंड नोट होती है यहां पर एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा होता है, आप काफी डिटेल में जाते हो, काफी डिटेल में जाते हो, राइट। सो बेसिक मीनिंग है, अभी समझते हैं। फुटनोट मतलब फुट मतलब पैर, फुट का मतलब हुआ पैर। फुटनोट रेफर्स टू द सप्लीमेंटल, सप्लीमेंट मतलब जो एडिशनल है, जो आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए है, समझ रहे हो ना, एडिशनल है। क्या होता है, एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड एट द बॉटम ऑफ द पेज। बॉटम ऑफ द पेज मतलब पेज के नीचे, पेज के नीचे, पेज के नीचे जो आप मेंशन करते हो उसको बोला जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल फुटनोट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फुटनोट बोलते हैं। और एंड नोट का मतलब क्या होता है, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उस चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स को आप सेपरेटली मेंशन करना चाहते हो, उस चैप्टर्स के जितने पॉइंट्स को आप सेपरेटली मेंशन करना चाहते हो, उसको आप कहां पर दिखाते हो, उसको आप एंड नोट में दिखाते हो। उसको कहां पर दिखाया जाता है बेटा, एंड नोट में दिखाया जाता है। सो नोट प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द बुक और अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ बुक, या तो इस चैप्टर के एंड में हो सकता है या फिर पूरी की पूरी बुक के एंड में हो सकता है, राइट। नेक्स्ट ये होता है बॉटम ऑफ द पेज। बॉटम ऑफ द पेज मतलब जिस पेज पे, हर पेज के नीचे होता है, नीचे, नीचे, बॉटम मतलब नीचे, ऐसे। यहां पर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, या तो उस पूरी बुक के या डॉक्यूमेंट के एंड पे होगा, किसी बुक के एंड पे हो सकता है, या कोई पे एक पर्टिकुलर चैप्टर है, जिस चैप्टर की आप बात कर रहे हो उस चैप्टर के एंड में हो सकता है। और देन आ जाता है एन एब्रीवेटेड एडिशन ऑफ एन इन टेक्स्ट एक्सपर्ट और डिटेल ऑफ द रेफरेंस कोटेड। तो ये तो आपका इन टेक्स्ट हो जाएगा क्योंकि सेम पेज पे होता है, इसमें आप डिटेल बात करते हो, ठीक है। यहां पर कोट्स वगैरह की बात होती है, मतलब सेम पेज पे ये होता है, इनसाइड टैक्सेशन हो जाता है जो आपका एक्सपर्ट्स होता है, और जो एंड नोट होता है वो थोड़ा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वो डिटेल होता है, ठीक है। इसके अंदर आप थोड़ा डिटेल में जाते हो। यहां पर आप किस में जाते हो, यहां पर आप डिटेल्स में जाते हो, लेकिन यहां पर आप डिटेल में नहीं जाते हो। यहां पर हो सकता है उसका सिर्फ इंग्लिश से हिंदी मीनिंग लिखा हो या हिंदी से इंग्लिश मीनिंग हो। तो फुट नोट है वो एक छोटा सा रेफरेंस पॉइंट होता है, लेकिन जब एंड नोट की बात करते हैं तो वहां पर आप एक्स्ट्रा डिटेल में जाते हो, आप एक्स्ट्रा चेक करते हो उसके अंदर और चीजें जो जो मेंशन की जाती है, ठीक है जी। चलिए, तो ये भी हो गया क्लियर। और देखो कौन सा है, अच्छा चलो ये भी क्लियर कर ही देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्सिंग। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया कि आप कोई भी बुक खरीदने जाते हो, अगर उस बुक के पहले पेज पे इंडेक्स लिखा हुआ है तो उस किताब को साइड पे कर देना, किसी की भी हो, उस किताब को साइड पे रख देना। क्यों? क्योंकि जिस बंदे को इतनी समझ नहीं है, जो बंदा इतना बेवकूफ है, जिसको इतनी नॉलेज नहीं है कि जो इंडेक्स होता है वो स्टार्टिंग में आता है या टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्टिंग में आता है, उस बुक की क्वालिटी तो क्या ही होगी, ठीक है। मतलब आप फालतू में पैसे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आगे से कोई भी बुक खरीदो, याद रखो अगर उसके पहले पेज पे इंडेक्स लिखा हुआ है ना, इंडेक्स लिखा हुआ है और सारा ऐसा लिखा हुआ कितने पेज पे है, तो वो बुक की क्वालिटी है वो बेकार है, उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमेशा वो स्टैंडर्डाइज बुक खरीदो जिसके स्टार्टिंग में इंडेक्स नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ होता है, और इंडेक्स है वो लास्ट में आता है। याद रखिए, जो टेबल ऑफ कंटेंट है, जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये हमेशा स्टार्टिंग में आता है, और जो इंडेक्स है, इंडेक्स बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया जाता है, ये हमेशा एंड में आता है। बहुत सारे लोगों को ये बात भी नहीं पता, ठीक है जी। इस बात को याद रखिएगा
ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को लगता है शायद अभी पता चला हो इस चीज के बारे में, लेकिन ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो हमेशा स्टार्टिंग में होता है और जो इंडेक्स होता है वो हमेशा एंड में होता है, लास्ट में होता है। ठीक है जी, तो अभी हम इसको समझ लेते हैं। ये देखो, टेबल ऑफ कंटेंट इंप्लाइज एन ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट, एक लिस्ट है कंटेनिंग द चैप्टर वाइज हेडिंग एंड सब हेडिंग अलोंग विद द पेज नंबर। तो बोला टेबल ऑफ कंटेंट में ऐसे सब्जेक्ट, जैसे ये चैप्टर है, ये उसका सब हेडिंग है, सब हेडिंग है, और इस साइड पे उसका पेज नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, आपके पास बुक्स होगी उसमें देखा होगा। मतलब आप इसकी हेल्प से ये ढूंढ सकते हो कि कौन सा चैप्टर कहां पर है, कौन सा चैप्टर कहां पर है, कितने नंबर पेज पे कौन सा चैप्टर है ना। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम शुरुआत में कोई भी बुक का टेबल ऑफ कंटेंट ढूंढते हैं ना। जैसे कोई स्टोरी की बुक, आपको कोई पर्टिकुलर स्टोरी पढ़नी है कि यार ये वाली स्टोरी अच्छी है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप टेबल ऑफ कंटेंट चेक करते हो, राइट। और जो इंडेक्स होता है वो बेसिकली कीवर्ड्स और की टर्म्स का होता है। इसके अंदर कीवर्ड्स मतलब लास्ट में ना अल्फाबेटिकली ABCD इनकी स्पेसिफिक टर्म्स और उनका पेज नंबर लिखा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हिस्ट्री की किताब है, ध्यान से सुनो, हिस्ट्री की किताब है, तो उस हिस्ट्री की किताब में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ये अकबर का टाइम है, ये बाबर का, ये हुमायूं का, ये शाहजहां का है ना, समझ रहे हो, कोई मुगल पीरियड की किताब है, तो उसकी सारी जो डिटेल है वो यहां पे लिखी हुई होगी। लेकिन एंड में ना जो इंडेक्सेशन होगी उसमें लिखा होगा कि अकबर, तो उसके बाद ना जितने पेज पे अकबर का जिक्र है, सपोज करो 7 नंबर पेज पे, 77 पे, 65 नंबर पेज पे, 78 नंबर पेज पे, जितने पेज पे अकबर नाम आया है वो मेंशन किया हुआ होगा। उसी के बाद जैसे फॉर एग्जांपल बाबर हो गया, है ना, इस तरीके से टर्म्स हो गई, कोई की टर्म्स हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, कोई सिटी का नाम है, सपोज करो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली उस बुक में कितनी बार आया हुआ है, कौन कौन से पेज पे मेंशन किया हुआ है, वो आपको इंडेक्स में देखने को मिलता है, जो कि लास्ट में होता है। नॉर्मली या जो टेक्निकल टर्म्स हो गई या कुछ भी, समझ रहे हो ना, जो आपको ढूंढना है। आप देखो, आप उस बुक में हिस्ट्री की किताब में देखना चाहते हो कि यार मुझे सिर्फ अकबर के बारे में पढ़ना है, अब पूरे मुगल साम्राज्य की स्टोरी नहीं पढ़नी है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि अकबर का जिक्र कहां कहां पर आया हुआ है। तो आप जाओगे, आप देखोगे अच्छा ये 10 पेज इस पे अकबर का जिक्र है, तो मैं सारी किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 10 पेज पढ़ूंगा, तो मेरे पास अकबर से रिलेटेड सारी नॉलेज हो जाएगी। इसके लिए इंडेक्स बनाया जाता है, इसके लिए इंडेक्सेशन की बात की जाती है, इस वजह से इंडेक्स को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। क्लियर है जी? चलिए, उसके बाद आता है ऑर्डर। अब ये कैसे होता है, ये सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस मतलब जो जिस तरीके की आपकी बुक है उसके हिसाब से आप चैप्टर बना के रखते हो कि अच्छा इसमें ये वाला, इस पे ये है, इस पे ये है, सीक्वेंस होता है। और ये क्या होता है, हमेशा अल्फाबेटिक, मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे ABC, तो मैंने पहले ही उसको अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है क्योंकि ये इंग्लिश के ABCD से होता है, ABCD के हिसाब से लिखा हुआ होता है। अब ये देखो, ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पोजीशन, बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट और एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये वो पॉइंट है जो ज्यादातर बच्चों को पता नहीं रहता, ये वो पॉइंट है जिसके बारे में ज्यादातर बच्चों को नॉलेज नहीं रहती। तो जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो स्टार्टिंग में होता है। टेबल ऑफ कंटेंट कहां पे होता है, स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जो इंडेक्स होता है वो एंड में होता है। दूसरा, चैप्टर्स एंड सेक्शन टाइटल अरेंज्ड पर द पेज नंबर और टॉपिक्स कवर्ड अलोंग विद देयर पेज नंबर। तो यहां पर नॉर्मली टॉपिक्स की बात बताया ना, टर्म्स भी हो सकती हैं, टॉपिक्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स की बात की जाती है। अब ये देखो, ऑब्जेक्टिव में आपको पता चलेगा, टू शो द टाइटल्स इंक्लूड द डॉक्यूमेंट और पेपर एट द क्विक ग्लैंस। क्विकली आप एक बुक का ओवरव्यू लेना चाहते हो, क्विकली देखना चाहते हो कि इस बुक में क्या है, तो आप क्या करते हो, टेबल ऑफ कंटेंट पे एक सरसरी नजर मार लेते हो कि अच्छा इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है, और यहां पर टॉपिक विद इन द मेन मैटर ऑफ द बुक और डॉक्यूमेंट। अब आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक, जैसे मैंने बताया था ना ऊपर एग्जांपल दी थी कि आप
बाबर के बारे में पढ़ना चाहते हो, आप अकबर के बारे में पढ़ना चाहते हो, आप हुमायूं के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो वो टॉपिक आपको इस पर्टिकुलर पेज पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट, एडिशनल पेजेस इंक्लूडेड इन द लिस्ट और नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, मतलब इसको नॉर्मली लिस्ट में मतलब उसका पार्ट नहीं माना जाता, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट को तो माना जाता है, लेकिन इंडेक्सेशन को ऐसा कोई पार्ट नहीं माना जाता। आज मुझे सिर्फ यही वाले टॉपिक्स पढ़ाने थे। अब ये आता है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनेक्स्चर एंड अपेंडिक्स। अनेक्स्चर और अपेंडिक्स, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, समझ लेते हैं। सारे आज जो रेफरेंस स्टाइल वाला टॉपिक है ना, ये सारे का सारे क्लियर हो जाएगा आपको। आज 10-12 टॉपिक है, सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। एक होता है एनेक्स्चर और एक होता है अपेंडिक्स। ध्यान से समझना, जो अनेक्स्चर है ये समझ लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और अपेंडिक्स एक आप बोल सकते हो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। सो एन अनेक्स्चर इज अ सेट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट विच आर एडेड एट द एंड ऑफ रिपोर्ट टू वैलिडेट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द मिड। जो अनेक्स्चर होता है ये आपका कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपकी रिसर्च को वैलिडेट करते हैं। यस, बुक्स में इंडेक्सेशन इंपॉर्टेंट है, समझ आया। अनेक्स्चर का मतलब क्या हुआ? अनेक्स्चर का मतलब हुआ कि एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, लिखा हुआ ना स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, जिसको आप अपनी बुक या रिपोर्ट के एंड में ऐड करते हो ताकि आप उसको वैलिडेट कर सको कि इस बुक के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब सही है। इस बुक के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी इंफॉर्मेशन सही है। इस चीज के बारे में आपको कौन बताता है? अनेक्स्चर बताता है। और अपेंडिक्स क्या होता है? रिसर्च पेपर की एक्सटेंशन होती है जो मेन डॉक्यूमेंट में आप मेंशन नहीं कर सकते थे, जो कि बहुत ज्यादा डिटेल में है। जैसे आपका जो क्वेश्चनर होता है ना, आप क्वेश्चन रिसर्च के अंदर थोड़ी ऐड करते हो, जो क्वेश्चनर होता है वो आपका अपेंडिक्स में चला जाता है। वो कहां पर चला जाता है? वो अपेंडिक्स में चला जाता है। जो रिसर्च का वो डॉक्यूमेंट जिसको आप मेन कंटेंट में ऐड नहीं कर पा रहे हो, मतलब जिसकी एक इंपॉर्टेंस तो है लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप उसको मेन रिसर्च के अंदर ऐड। बेसिकली ये बैकग्राउंड नॉलेज होती है। अब रिसर्च की रिपोर्ट के अंदर आपने क्वेश्चनर से निकले हुए डेटा को प्रेजेंट किया, लेकिन वो क्वेश्चनर की भी तो कोई इंपॉर्टेंस है, लेकिन उस क्वेश्चनर की इंपॉर्टेंस रिसर्च के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, तेरे को थोड़ी इज्जत दी जाएगी, तो एंड में हम उसको अटैच कर देते हैं। इस वजह से इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है। कंप्राइज ऑफ लिखा हुआ है ना, रेलेवेंट पेपर प्रूफ दैट वैलिडेट द मेन बॉडी, तो ये वो। और ये बैकग्राउंड डिटेल, बैकग्राउंड डिटेल समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चनर हो सकता है या लोगों की डिटेल हो सकती है जिससे आपने डेटा लिया है, वो चीज उसको अपेंडिक्स में यूज किया जाता है। लेकिन जहां पर आप बात करते हो कि आपकी रिसर्च को वैलिडेट करने के लिए, आपकी रिसर्च को वैलिडेट करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स आपके अनेक्स्चर होते हैं, राइट। सो इसमें आपके न्यूज आर्टिकल्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकती हैं। इसके अंदर जैसे ग्राफ, टेबल, चार्ट, स्टैटिस्टिकल फिगर्स है ना, जो आप लोगों के पाई जो चार्ट वैल्यूज आती है ना, वो चीज। तो यहां पर आपकी रिसर्च से रिलेटेड कोई न्यूज आर्टिकल है, कोई रिपोर्ट है, और ये ज्यादातर बिजनेस में यूज किया जाता है और ये रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और प्रिपेयर्ड बाय, नॉट प्रिपेयर्ड बाय द ऑथर, प्रिपेयर्ड बाय द ऑथर ऑफ मेन कंटेंट। ये ऑथर के द्वारा नहीं प्रिपेयर किया जाता, ये एक्सटर्नल बॉडी के द्वारा तैयार किया जाता है, और ये नॉर्मली ऑथर के द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब बेसिक डिफरेंस आपने समझना है। हाँ, जैसे कंपनी की जो एनुअल स्टेटमेंट होती है उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, वो अपेंडिक्स या फिर जो अनेक्स्चर है उसकी फॉर्म में ऐड करते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है? एक वर्ड याद रखिएगा, दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये आपका कौन सा है? लीगल डॉक्यूमेंट है। और जो अपेंडिक्स होता है, दिस इज द सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट। ये कौन सा होता है? ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। आई होप कि ये 8 टॉपिक हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है जी, गुड, बहुत अच्छे। ऐसे तो तुम इंटेलिजेंट हो। आई थिंक एक टॉपिक और नजर आया था मुझे, हाँ ये रहा।
रेफरेंस और साइटेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस का डिफरेंस पढ़ा था। ये लास्ट है आज की टॉप क्लास का। रेफरेंस और साइटेशन की बात करेंगे, ठीक है जी, रेफरेंस और साइटेशन की बात करेंगे। अब अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखते हो तो आपको दिख रहा है यहां पे ऐसे लाइन लगी हुई है ऐसे, और वही चीज यहां पर दी हुई है। मतलब इसमें जो चीज ऐसे कॉमास में दी हुई है दैट इज साइटेड, वर्क साइटेड। और रेफरेंस में आप किसी भी चीज का रेफरेंस जो आपकी रिसर्च का बिब्लियोग्राफी से आपने निकाला होगा। तो यहां पे देखो साइटेशन का मतलब क्या हुआ। साइटेशन इज अ वे ऑफ डिस्क्लोजिंग विद इन द मेन बॉडी दैट कोट, इमेज, चार्ट, स्टैटिस्टिकल आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। आपने अपनी कोई बुक लिखी, आपने कोई आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल के अंदर आपने किसी से कोई कोटेशन ली है, किसी आर्टिकल से आपने फोटो ली है, किसी न्यूज़पेपर से आपने, तो आप उसको इस तरीके से डिस्क्लोज करते हो, आप उसको इस तरीके से दिखाते हो कि ये हमने बाहर से लिया है। आप उसको इन साइट करते हो, उसको आप इन टेक्स्ट साइटेशन करते हो, समझ रहे हो ना। डिस्क्लोजिंग विद इन द मेन बॉडी, वो पूरा चैप्टर है, उसके बीच में आप ऐसे ब्रैकेट में यहां डबल कॉमा में एक कोट डाल दिया कि ये वाली हमने कहां से ली है, आउटसाइड सोर्स से ली है। और रेफरेंस का मतलब है विच हैव बीन सॉट और साइटेड व्हाइल राइटिंग द आर्टिकल और असाइनमेंट। अब रेफरेंस के अंदर साइटेशन की लिस्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब जहां जहां से साइटेशन लिया हुआ है रेफरेंस में वो सारी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है, कि यहां से लिया गया है, और जो लिया गया है वो लोकेशन की तरह हो जाएगी यहां पर। साइटेशन मतलब एक वो कहां पर मेंशन किया गया लिखा हुआ। सो इट इन्फॉर्म द रीडर द बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इन्फॉर्म द रीडर कंप्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां पर सारा कंप्लीट सोर्स आता है, यहां पर जो बेसिक सोर्स है, मतलब इसका पार्ट रेफरेंस का पार्ट साइटेशन हो जाएगा। मतलब आप ऐसा समझ लो, ऐसा बनाता हूं, ये सबसे बड़ा बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी के अंदर रेफरेंस और रेफरेंस के अंदर साइटेशन, ठीक है जी, इस तरीके से ये चार्ट बनता है। तो साइटेशन है वो सबसे छोटा होता है, साइटेशन है वो सबसे छोटा होता है, रेफरेंस उससे बड़ा होता है और बिब्लियोग्राफी उससे बड़ी होती है। टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ मटेरियल टेकन, कहां से मटेरियल, टू सपोर्ट और क्रिटिसिज्म ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और पॉइंट, तो ये सिंपल है। प्लेसमेंट प्रेजेंटेड इन द ब्रैकेट, प्रेजेंटेड एज एंड नोट और एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये आप फुट नोट में भी डाल सकते हो, एंड नोट में भी डाल सकते हो, लेकिन जो साइटेशन होती है वो हमेशा ऐसे ब्रैकेट्स में होती है। कहां पर होती है, ऐसे हमेशा ब्रैकेट्स में होती है। और इंफॉर्मेशन, इट कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक पब्लिकेशन ईयर और लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिकेशन, डेट, टाइटल ऑफ बुक, ऑथर और नेम, समझ रहे हो ना। तो ये बस इन तीनों का एक आप खुद से भी कंपैरिजन चार्ट बना सकते हो, ठीक, इसका आप खुद से भी एक कंपैरिजन चार्ट है वो बना सकते हो, आप लोगों को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो ये था आपके सारे टॉपिक, आपका रेफरेंस स्टाइल भी हो गए हैं, साइटेशन, रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस, अनेक्सर हो चुका है, अपेंडिक्स हो चुका है, बिब्लियोग्राफी हो चुका है, एपी हो चुका है, एमएलए हो चुका है। तो तकरीबन हमने आई थिंक 10 से 12 टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। और ये देखने में आपको बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक लगते हैं, लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपने आप में ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से इन सारे टॉपिक्स को एक बार जरूर से गो थ्रू हुई। और अभी क्लासेस हम रेगुलर करेंगे, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा 1-2 क्लासेस हो जाएंगी तो टाइमिंग भी बढ़ाऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन वही है कि अभी मेरे को लगता है कि मेरी क्लास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि हम कुछ क्लास लेने से ये होता है कि आपको लगता है कि हम क्लास हो रही है, थोड़ा कनेक्टेड फील करते हो, थोड़ा मोटिवेशन रहता है। जबकि मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, जितना पढ़ना है, बाकी तो आप सेल्फ स्टडी करो, जितना मर्जी करो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, PYQ की है ना, वो सारी चीज़ें आप अपने एंड से कर सकते हो। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपको अल्टरनेटिव डे पे पेपर 1 की क्लासेस देने का। ठीक है जी, तो ये सारा टॉपिक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में। वैसे साइट से भी जाके कर सकते हो, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग से भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं शेड्यूल शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, जाके टेलीग्राम जरूर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।